हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मुगल काल का। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मुगलों की सैन्य तथा मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल कालीन साहित्य की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं मुगल कालीन साहित्य को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करें अगर मुगल काल की, तो सतीश चंद्र ने गुप्त काल के बाद मुगल काल को संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण दूसरा स्वर्ण काल यानी कि शास्त्रीय काल माना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर और हुमायूं के समय में जो साहित्यिक रचनाएं हुई उसके विषय में। तो बाबर और हुमायूं के समय की जो साहित्यिक रचनाएं थी उनको देखते हैं। तो मिर्जा हैदर दोगलत, जो कि बाबर का ममेरा भाई था, उसकी तारीख रशीदी में बाबर के अंतिम दिन तथा कन्नौज के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके अलावा ख्वांद अमीर या फिर जिसे खोंदा मीर कहते हैं, उसकी भी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें इन दोनों के बारे में जो इतिहास है उसका वर्णन मिलता है। जैसे खुलासत उल अखबार है, यह मुस्लिम जगत का जो इतिहास है उसका वर्णन करता है। इसके अलावा दस्तूर उल वजूरा है। इसके अलावा हबीब उस सियार है, इसकी जो रचना है वो बाबर के समय भारत में ही की गई थी। इसके अलावा कानून हुमायूनी है, इसको हुमायूं नामा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हुमायूं कालीन कानूनों का संग्रह भी है। इसमें हुमायूं का खगोल व ज्योतिष शास्त्र के प्रति जो लगाव था उसके विषय में भी बताया गया है। तो जो कानून हुमायूनी पुस्तक है उसे हुमायूं नामा भी कहते हैं और ये ख्वांद अमीर की पुस्तक है जो कि हुमायूं के विषय में जानकारी देती है। अब बात करें ख्वांद अमीर की, तो ख्वांद अमीर या फिर खोंदा मीर का जो वास्तविक नाम था वो गयासुद्दीन था। इसका जन्म 1475 ईस्वी में हेरात में हुआ था। ख्वांदा मीर को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि भी दी थी। ख्वांदा मीर ने हुमायूं की तुलना सिकंदर से की है और उसे सिकंदर आजम या फिर खुदा का साया बताया है। आगे हम बात करते हैं अकबर के समय जो साहित्यिक रचनाएं की गई उनके विषय में। तो अकबर की बात करें तो जो फैजी सरहिंदी था उसने तारीख हुमायूं शाही और हालात असद बेग की रचना अकबर के समय पर की थी। इसके अलावा हुमायूं नामा की रचना जो बाबर की पुत्री और हिंदाल की बहन यानी कि हुमायूं की भी बहन थी गुलबदन बेगम, उसने बादशाह अकबर के आदेश पर फारसी भाषा में की थी और इसका एकमात्र पांडुलिपि जो है यानी कि हस्तलिखित जो पुस्तक है वो लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहित है, यानी कि वहां पर रखी हुई है। इसके अलावा बात करें जौहर आफ्ताबची की, तो हुमायूं का घरेलू नौकर था ये। इसने अकबर के कहने पर 1587 ईस्वी में तारीख हुमायूनी की रचना की थी। इसके अलावा इसे तज़किरातुल वाक़ियात यानी कि जो तारीख हुमायूनी है उसका एक अन्य नाम तज़किरातुल वाक़ियात, इसके अलावा तारीख हुमायूं शाही और तारीख जवाहिर शाही भी है। इसकी जो रचना है उसका जो उद्देश्य था वो अबुल फजल को अकबरनामा लिखने में मदद देना था, क्योंकि अबुल फजल अकबरनामा लिख रहा था जिसमें उसे हुमायूं के समय की जो घटनाएं थी उनकी जानकारी चाहिए थी, इसलिए अकबर ने इस ग्रंथ की रचना करवाई थी। आगे बात करते हैं तज़किरे हुमायूं व अकबर की। इसका लेखक बायजीद बयात था और यह शाही रसोई का प्रबंधक था। यह किताब अबुल फजल के इस्तेमाल के लिए लिखी गई थी, यानी कि अबुल फजल को जो हेल्प चाहिए थी उसके लिए ये पुस्तक लिखी गई थी। अबुल फजल की हत्या के बाद इनायत उल्लाह अकबर का दरबारी इतिहासकार बना था। उसने तकमील अकबर नाम की एक रचना की थी। यह अकबरनामा का पूरा ग्रंथ है, यानी कि अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा, जब अबुल फजल की हत्या हो जाती है उसके बाद इनायत उल्लाह को अकबर के दरबार में इतिहासकार बनाया जाता है और उसने तकमील अकबर नाम की एक रचना की और यह अकबरनामा का पूरा ग्रंथ, यानी कि अकबरनामा जहां पर समाप्त होती है उसके बाद का यानी कि उसको पूरा करने वाला ग्रंथ माना जाता है। इसमें 1602 से लेकर 1605 ईस्वी तक का जो अकबर का समय है उसका इतिहास दिया गया है। इसके अलावा अब्दुल हक देहलवी की पुस्तक है तारीख हकी। इसमें अकबर की धार्मिक नीति की कड़ी आलोचना की गई है, क्योंकि अब्दुल हक देहलवी क्या थे, एक धार्मिक नेता थे। उनकी यह कृति है और उनकी एक कृति और है जो कि है अखबार उल अखयार। इसमें भारत के प्रमुख कुछ जो सूफी संत हैं उनकी जीवनी दी गई है। इसके अलावा अब्दुल हक के पुत्र थे नूरुल हक, उनने जुबादत उल तवारीख की रचना की है जिसमें जहांगीर के राज्यारोहण तथा भारत में मुस्लिम इतिहास का जो इतिहास है उसका वर्णन दिया है।
आगे बात करते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी की। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर के शासन के अंतिम दिनों में यानी कि 1595 ईस्वी में मुंतखब उल तवारीख की रचना की। इसमें सुबुक्तगीन से लेकर अकबर के शासन के 40 वर्षों तक का इतिहास दिया गया है। इसके अलावा मोहसिन फनी ने दबिस्तान ए महजिब की रचना की, जिसमें फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने से अकबर द्वारा आयोजित जो धार्मिक वाद विवाद थे, इसके अलावा दीन अलाही के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं मीर अलाउद्दौला कजवीनी की। तो इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है नफाइस उल मासिर, वो अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा रुकाते अबुल फजल में अबुल फजल द्वारा अपने रिश्तेदारों, मित्रों और राजकुमारों को लिखे गए पत्रों का संग्रह है। इसके अलावा इंशाए अबुल फजल में अकबर के द्वारा अबुल फजल से जो लिखवाए गए पत्र थे, उनका संग्रह मिलता है। आगे बात करते हैं फैजी सरहिंदी की। तो फैजी सरहिंदी द्वारा लिखित अकबरनामा में अकबर की असीरगढ़ विजय का आंखों देखा वर्णन किया गया है। इसके अलावा अकबरनामा को अबुल फजल ने गुलाब बाग की संज्ञा दी थी। इसके 3 भाग हैं और जो तीसरा भाग है वही आईने अकबरी कहलाता है। इसके अलावा जो आईने अकबरी है उसके भी 5 भाग हैं। आईने अकबरी का जो 5वां भाग है वो अबुल फजल की आत्मकथा है, जिसको लिखने में 7 वर्ष लगे थे। यानी कि जो अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी, उसे लिखने में 7 वर्ष लगे थे। अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो हेनरी बेब्रिज ने, तथा आईने अकबरी का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसे हेनरी ब्लैकमैन और एच.एस. जैरेट ने किया था। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख भी किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि उस समय जो यूरोपीय शक्तियां थी वो भारत में प्रवेश कर रही थी, तो उसी क्रम में भारत की खोज हुई और उससे पहले अमेरिका की खोज हुई। तो जो अमेरिका की खोज की घटना है वो अबुल फजल ने भी उसका उल्लेख किया है। अबुल फजल ने अकबर के दरबार में 59 श्रेष्ठ कवियों का उल्लेख किया है, जिनमें फैजी, नजीरी, अब्दुल रहीम खान खाना, उतबी, गिजाली और अबुल फजल प्रमुख थे। जो फैजी था वो अकबर का राजकवि था और वह अबुल फजल का भाई था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जो पुस्तकों का अनुवाद करता था, और जो फैजी था उसको अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। अकबर ने फैजी को मलिक उस शोरा की उपाधि भी प्रदान की थी। अकबर ने महाभारत का अनुवाद रज्मनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक के नाम से कराया था, और यह जो अनुवाद था वो फैजी के निरीक्षण में संपन्न हुआ था। इस अनुवाद को करने वाले जो मुख्य अनुवादक थे उसमें मुल्ला शेरी, नकीब खां, सुल्तान हाजी और बदायूनी प्रमुख थे। मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक तजक का जहानी जफर नाम से फारसी में अनुवाद किया था। इसके अलावा बात करें अकबर के समय के सर्वश्रेष्ठ कवि और प्रथम राजकवि जो था वो गिजाली था, यानी कि उसके दरबार का जो प्रथम राजकवि था वो गिजाली था। उसके बाद फैजी को राजकवि बनाया गया था, तथा फैजी के बाद कलीम मुगल राजदरबार का अगला राजकवि बनाया गया था। जो गिजाली था, गिजाली की सर्वश्रेष्ठ जो कृति है वो मानवी नलो दमन है। अबुल फजल ने बाइबल का फारसी में अनुवाद भी किया था। आगे बात करें तो अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। ताजुद्दीन या ताजुल माली ने हितोपदेश का, और शेख नूर मोहम्मद और मीर अस्करी राजी ने मधु मालती का फारसी अनुवाद किया था। अब्बास खान सरवानी की तारीख शेरशाही की रचना अकबर के काल में ही की गई। तारीख खानदान तैमूरिया अकबर के दरबार में लिखी गई पुस्तक थी। इसका लेखक अज्ञात है, यानी कि इसको किसने लिखा इसका ज्ञान हमको नहीं है। आगे बात करते हैं जहांगीर के काल में जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके विषय में। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसको तुजू के जहांगीरी नाम से जाना जाता है। इसकी जो भाषा है वो फारसी है। इसमें जहांगीर ने अपने शासन के प्रथम 12 वर्षों का इतिहास अपने हाथों से लिखा है। उसके बाद के 19 वर्ष तक का जो इतिहास है वो मोतीमित खां ने लिखा है, और उसके बाद मोहम्मद हादी ने इसे अंतिम रूप से पूरा किया है। यानी कि उसकी जो आत्मकथा है उसमें 3 लोगों का लेखन शामिल है। मोहम्मद हादी ने जहांगीर के काल का जो वर्णन है वो ततीमा वाक़ियात ए जहांगीरी में किया है। तालिब आमुली जहांगीर का राजकवि था। जो आमुली हमने अभी पढ़ा, जो आमिल था उसको जहांगीर का राजकवि था। जहांगीर के समय अब्दुल्ला ने तारीख दाऊदी की रचना की। इसमें सूर शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या फिर गुलशन इब्राहिम की रचना बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के दरबार में की थी। इसमें जहांगीर के शासन काल तक का इतिहास वर्णित है। आगे इसके अलावा फरंगे जहांगीरी 1608 में संकलित एक शब्दकोश है। शब्दकोश मतलब जिसमें उस समय प्रचलित जो शब्द थे उनके अर्थ वगैरह
दिए गए हैं। आगे बात करें शाहजहां के समय की साहित्यिक रचनाओं की, तो मोहम्मद अमीन कजवीनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। उसने शाहजहां के शासन के प्रथम 10 वर्षों का जो इतिहास है वो पातशाहनामा में लिखा है। इसके बाद शाहजहां ने अब्दुल हमीद लाहौरी को सरकारी इतिहासकार बनाया और उसने भी जो पातशाहनामा पुस्तक थी उसी को आगे बढ़ाया, जिसे बाद में मोहम्मद वारिस ने अंतिम रूप से पूरा किया। आगे बात करते हैं चंद्रबार के चहान चमन में जो शाहजहां की शासन प्रणाली व उसके जो वजीर हैं उनका वर्णन दिया गया है। दारा शिकोह ने उपनिषद, भगवद गीता, योग वशिष्ठ और फारसी में अनुवाद किया है। श्री कृष्ण मिश्र द्वारा 11वीं शताब्दी में लिखित एक संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का जो दारा शिकोह था उसके मुंशी बनवारी दास वली ने गुलजारे हाल नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया है। इसके अलावा शाहजहां के समय रामायण का जो फारसी अनुवाद है वो इब्न हरकरण ने किया है। फैजी के बाद अबू तालिब यानी कि जो कलीम था उसको मुगल दरबार का अगला राजकवि बनाया गया था, जिसे शाहजहां ने नियुक्त किया था। कलीम ने शाहजहां के समय शाकीनामा, मसनवियों और कशीदों की रचना की थी। कलीम के बाद जो जगन्नाथ था उसको राजकवि बनाया गया था। आगे बात करते हैं औरंगजेब के समय साहित्यिक रचनाओं की। औरंगजेब की बात करें तो मिर्जा मोहम्मद काजिम को औरंगजेब के समय प्रथम और अंतिम सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने आलमगीर नामा में औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 21 वर्षों का इतिहास लिखा है। बाद में औरंगजेब ने राज्य में समकालीन इतिहास लेखन पर रोक लगा दी थी, इसीलिए वो अंतिम इतिहासकार मुगल दरबार का माना गया। लेकिन मोहम्मद हाशिम उर्फ खफी खान ने गुप्त रूप से औरंगजेब का इतिहास मुंतखब उल लुबाब में लिखा है, जो कि खफी खान की बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसमें बाबर के समय से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला के समय तक यानी कि 1733 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसका समग्र और वस्तुनिष्ठ इतिहास दिया गया है। मोहम्मद हाशिम को खफी खां की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने ही दी थी और वो इसलिए उसे दी गई थी क्योंकि उसने इस बहुमूल्य पुस्तक को इतने लंबे समय तक छुपाए रखा था। इसके अलावा अकील खां राजी ने 1650 से लेकर 1663 ईस्वी का जो इतिहास है वो जफरनामा आलमगीरी में लिखा है। मीर मोहम्मद मासूम ने तारीख शाहसुजा लिखी। भीमसेन के नुस्खाए दिलकुशा में औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण की जो जानकारी है वो मिलती है। इसके अलावा ईश्वर दास नागर की पुस्तक है फुतुहाते आलमगीरी, उसमें राजपुताना और मालवा में औरंगजेब के काल की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। इसमें मारवाड़ के राठौरों के साथ औरंगजेब के जो संबंध थे उनका वर्णन किया गया है। औरंगजेब के काल में मोहम्मद साकी, जिसे साकी मुस्ताद खां कहते थे, उसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है मासिरे आलमगीरी। इसको डॉक्टर जादूनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर कहा है, यानी कि इस पुस्तक को ये नाम दिया गया है जादूनाथ सरकार के द्वारा। आगे बात करें तो औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में अरब ग्रंथों की सहायता से फारसी में प्रशासनिक नियमों, न्याय कानूनों की पुस्तक फतवाह आलमगीरी का संकलन कराया था। इसकी रचना शेख निजाम ने की थी और उसकी अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों के द्वारा यह अनुवाद किया गया था। यह भारत में मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट माना जाता है। औरंगजेब के समय मामूरी ने तारीख औरंगजेब लिखी। मामूरी ने ही जागीरदारी संकट को बेजगिरी की समस्या कहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों की बात करें, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल काल की जो जानकारी है वो है तारीख इरादत खान, जो कि इरादत खान की पुस्तक है उससे। इसके अलावा इबरातनामा, जो कि मोहम्मद कासिम की पुस्तक है। इसके अलावा तारीख चगताई, जो कि मोहम्मद हादी की पुस्तक है। इसके अलावा एक और है तारीख चगताई, जो कि मोहम्मद शफी तेहरानी की पुस्तक है। इसके अलावा सियार उल मुख्तरीन, जो कि गुलाम हुसैन की पुस्तक है, उनसे जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर मुगल काल के अमीरों के जीवन और चरित्र पर प्रकाश डालने वाली जो पुस्तक है वो मासिर उल उमरा की रचना है, जिसकी रचना शहनवाज खान ने की थी। इसके अलावा जो औरंगजेब की पुत्री थी जैबू निशा, वो भी एक कवियत्री थी और उसने दीवान ए मखफी नाम की रचना की है। इसके अलावा सुजान राय भंडारी द्वारा लिखित खुलासत उल तवारीख में महाभारत के काल से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास दिया गया है। खुलासत उल तवारीख में औरंगजेब के काल की आर्थिक स्थिति, व्यापार में बीमा प्रणाली और राज्यों की भौगोलिक सीमाओं और व्यापारिक मार्गों का भी जिक्र किया गया है। आगे बात करें तो मुगल काल के इतिहास पर वृंदावन दास ने लुब्बत तवारीख
लिखी है। इसके अलावा टेक चंद बहार ने बृहत फारसी शब्दकोश बहार आजम की रचना की थी। तो इस तरह से हमने मुगल काल की जो साहित्यिक रचनाएं थी, जो कि किस किस शासक के काल में उनकी रचना की गई, उसको देखा। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।